वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि ईसीएल का फॉर्म आखिर कैसे बनेंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इतना मैसेज आ रहा था, इतना कमेंट आ रहा था कि मुझे बनाना ही पड़ा इस पे वीडियो कि आखिर ईसीएल का जो माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकला है इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। कुछ सेलेक्टेड ब्राउज़र हैं जिसमें ये काम करेगा, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऐसे कुछ है ब्राउज़र जिसमें ये काम करेगा। बेटर अगर बात करेंगे तो गूगल क्रोम का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपको ईसीएल टाइप करना है। ईसीएल टाइप करके सर्च करना है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नोटिस है, डायरेक्ट इसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ऊपर वाला जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड उसके साइट पे जा सकते हैं। देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा यहाँ पे अलग से एक रिक्वायरमेंट पोर्टल बनाया गया है जो कि नया नया डिज़ाइन किया गया है। पहले ये सब नहीं था, अभी अलग से रिक्वायरमेंट पोर्टल बनाया गया है। तो आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करेंगे। अंदर जाने के लिए आपको झमेला नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोर्टल में पहुंच जाएंगे। रिक्वायरमेंट पोर्टल में यहाँ बताया गया है कि अभी लेटेस्ट में माइनिंग सरदार का रिक्वायरमेंट निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद उसको लेके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। ईसीएल में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लास्ट डेट, टाइम वगैरह सब कुछ के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है कि फॉर्म जो है वो 20 तारीख से भरा रहा है और 10 तारीख तक, 10 मार्च तक ही भराएगा। लास्ट डे और पेमेंट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और मेरा यही मानना है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए। खासकर जो रांची रीजन वाले हैं वो जल्दी भर दीजिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपको रांची सेंटर ना दे के कहीं और सेंटर दे दे, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट इधर लोकेलिटी में ज़्यादा है। बाकी कोलकाता वाले, बिलासपुर वाले, बाकी जगह पे ऐसा दिक्कत नहीं होगा, बट रांची वालों को दिक्कत हो सकता है। तो जल्दी भर दीजिएगा, वही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना है। इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। बाकी यहाँ पे पहले आपको ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है आई एग्री दैट आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा करके लिखा है, आपको ओके करना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। जो स्टार्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो नीचे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है, अगर रजिस्टर है तो। चूँकि मैं रजिस्टर नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं फॉर्म भरूँगा। इसको स्क्रॉल करके चाहे तो पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर। बोला गया है कि कोई भी तरीके का डिफ़िकल्टी है तो 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक वर्किंग डेज में आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक बार में फ़ोन उठाते नहीं हो तो आपको लगातार कॉल करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल पूछ रहा है। तो सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए माइनिंग सरदार का ही ऑप्शन आ रहा है तो इसी को आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट कोड 01 ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कैंडिडेट नेम में आपको भरना है। फॉर एग्जांपल मैं जिसका यहाँ पे भर रहा हूँ उसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है, ठीक है। इस जगह पे जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है। देन स्क्रॉल करके इस जगह पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यही मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा जिसमें रिचार्ज होगा आपका, ठीक है। एयरटेल वाला जो बंद पड़ा हुआ है उसका नंबर नहीं डालिएगा और वही वाला यहाँ पे कंफर्म करना है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, मैंडेटरी है। देन यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है जो कि आपको चेंज नहीं करना है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ऑफिशियल वाला ही रखिएगा, ठीक है। कन्फर्म ईमेल आईडी करके यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके एंटर करना है, ठीक है। बस यही काम है रजिस्ट्रेशन में। जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक OTP दिया जाएगा, आप उसको डायरेक्टली कन्फर्म कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको एक नए साइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। शायद कैप्चा गलत है इसमें, जस्ट अ सेकंड, अभी पता चल जाएगा। ये सही था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, आप साइन अप सक्सेसफुली कर चुके हैं और काइंडली अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर पे चेक करें। तो चलिए मैं आपको ईमेल पे ले चलता हूँ। हालांकि ये मैसेज भी आता है बट आपको ईमेल पे जाना है। आपको मैं अपने ईमेल पे ले आया हूँ और एक्चुअली इस ईमेल में आप जाने के बाद देखिएगा ये जो पहला नंबर पे आएगा, ये नो रिप्लाई करके यहाँ पे साइन अप कैंडिडेट का नाम लिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैसेज में ही आपके पास ईमेल यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका होगा, ठीक है। ये आपके लिए शायद स्क्रीन पे ब्लर आ रहा होगा बट रेड कलर में लिखा आएगा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, उसी को एप्लीकेशन आईडी कहेंगे, और पासवर्ड। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि बार बार आपको ज़रूरत पड़ने वाला है।
और यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि ये जो आईडी और पासवर्ड है इसको आपको सेव करके रख लेना है अच्छे से, क्योंकि ये आपका आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर आप लॉग आउट नहीं किए होंगे तो आपके पास स्क्रीन में डायरेक्टली आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल कीजिएगा तो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और कैंडिडेट नेम ऑलरेडी आ रहा होगा। आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं तो आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीलोडिंग होगा, और रीलोडिंग होने के बाद फिर से आपको साइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे फिर से, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ के क्लोज कर लीजिएगा, बार बार वही सब इंस्ट्रक्शन आएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो स्टेप है फॉर्म भरने का वो कौन कौन सा है। पहले एलिजिबिलिटी डिटेल है, फिर पर्सनल डिटेल है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल है, फिर लास्ट में डिक्लेरेशन है। तो आप पहला वाला पोस्ट अप्लाइड डिटेल ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सेंटर चूज़ कर लेता हूँ। सेंटर कौन कौन सा दे रहा है देखिए, कोलकाता, रांची, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर और बिलासपुर, ठीक है। तो इसमें से आपको सेंटर चूज़ करना है। तो मैं 2 सेंटर चूज़ कर चुका हूँ इस लड़के के लिए, तो एक और मैं कर देता हूँ। इसका घर शायद भुवनेश्वर से सामने पड़ेगा। तो ऐसे फिल करने के बाद जब आप सेंटर फिल कर लेंगे देन आपको फिर कैटेगरी भी चूज़ करना है कि आप कौन से कैटेगरी के हैं। इसमें काफ़ी डिटेल फॉर्म खुलता है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। और आपको भी ऐसे चूज़ करना है, ठीक है। तो कैटेगरी चूज़ करने के बाद डेट ऑफ बर्थ एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो एक मिनट इसका देखना पड़ेगा। बेसिकली आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। उसके बाद सर्विसमैन है या नहीं है, इसमें आपको चूज़ कर लेना है। ज़्यादातर तो नहीं होंगे। देन आपको ये सेलेक्ट करना है कि वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड हैं क्या इस डेट के बीच में, तो आपको इसमें नो ही करना है। अगर हैं तो कर सकते हैं यस। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं क्या, यस या नो इसमें करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एज नहीं रखा गया है, आप कोई भी एज वाले हों भर सकते हैं। 35, 36, 40, 44 कितना भी साल हो गया भर सकते हैं, 56 से पहले। देन बोला गया है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन गवर्नमेंट, यस या नो आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको आप चूज़ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ओके। बेसिकली ये उसके बाद वाला स्टेप है। इसमें क्या करना है आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए आपका नाम बेसिकली आ ही रहा होगा लिखा हुआ, तो आपको फादर नेम, मदर नेम दोनों फिल करना है। मैरिटल स्टेटस भी भरना है। देन नेशनैलिटी कौन सा है ये भी आपको फुलफिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ ही रहा होगा ऑलरेडी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या है, तो आ ही रहा होगा। परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, एड्रेस नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके आपको फिल करना है जहाँ पर भी आप रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस ये फिल करना है। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर येस है, सही एक ही है दोनों, तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर येस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शायद फिल हो जाएगा, अगर नहीं होता तो मैनुअली कर लीजिएगा। और नो करेंगे तो फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। तो ये बेसिक सा चीज़ है, आप तो कर ही लेंगे आई होप। फॉर्म भर चुके थे, अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये रहा। अगला स्टेप, इस स्टेप में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है सबको, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है क्वालिफिकेशन डिटेल, इसको समझिएगा। सबसे पहले ऊपर में कॉलम बना हुआ है 10th का डिटेल। तो यहाँ पे जितना भी कॉलम ये वाला ये तीनों भराएगा वो 10th से रिलेटेड ही होगा। यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड है, काउंसिल है, कौन सा बोर्ड था आपका उसको लिखना है। क्या शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए हैं तो आप शॉर्ट में CBSE लिख सकते हैं। आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल से किए हैं तो शॉर्ट में जैक लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में झारखंड बोर्ड नहीं लिख सकते हैं। झारखंड बोर्ड एक कॉमन बोलचाल की भाषा है कि हम लोग कॉमन बोलचाल में जैक बोर्ड को झारखंड बोर्ड कहते हैं, बट उसका जो एक्चुअल नाम है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है। इसी तरह से जो आपका बोर्ड होगा उसका एक एक्चुअल नाम होगा, उस नाम को आप शॉर्ट में जो लिखा जाता है, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें शॉर्ट में लिखा जाता है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पूरा लिखना पड़े, ठीक है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ये तो आपको पता ही होगा कौन सा ईयर में पास किए हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज मार्क्स ये आपको भरना है, मार्क्स परसेंटेज में ही डालना है। फॉर एग्जांपल कोई CBSE बोर्ड से किए हैं, एक टाइम था जब CGPA चलता था, अगर 7.2 CGPA आया है तो इसका मतलब कितना परसेंट है भाई, तो 7.2 को 9.5 से इंटू करना होगा, ठीक है। 7.5 CGPA है तो 9.5 से इंटू कीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगा, उसको आपको यहाँ फिल करना है।
अगर SGPA है और कोई अलग बोर्ड से किए हैं और उसमें SGPA चलता था तो उसका क्या नियम है, तो उसका उसमें दिया होगा, या फिर आप गूगल मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बोर्ड में CGPA SGPA का कैलकुलेशन क्या था। परसेंटेज टू SGPA इन डिफरेंट बोर्ड ऐसे लिख के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, है ना। या फिर आपका मार्कशीट जो होता है उसी के पीछे साइड में या कहीं पे दिया रहता है इंस्ट्रक्शन में, तो आप इसे भर सकते हैं। तो 10th वाला कॉलम क्लियर हो गया। इसमें बोर्ड का नाम भरना है, इसमें ईयर ऑफ पासिंग भरना है, इसमें परसेंटेज भरना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज़ योर मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है माइनिंग सरदार का, ठीक है। तो माइनिंग सरदार का क्वालिफिकेशन आप पूरा करने का 2 तरीका है। पहला ये तरीका होगा कि आप 12 पास किए होंगे, 12 पास करने के बाद 3 साल का ट्रेनिंग किए होंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट ले होंगे एग्ज़ाम देने के बाद। या तो ये किए होंगे आप, ठीक है, हो सकता है बीच में ग्रेजुएशन किए होंगे या अंडर ग्रेजुएट किए होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन इसलिए लिखा गया है क्योंकि 12 क्लास आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था माइनिंग सरदार बनने के लिए, अगर आप फील्ड से किए हैं तो। इसी तरह से अगर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो आपका थोड़ा अलग है। क्या अलग है भाई साहब? आपको डिप्लोमा इन माइनिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिप्लोमा इन माइनिंग किए होंगे आप, फिर PDPT किए होंगे, और फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट लिए होंगे, और उसके बाद जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक। ये हो गया डिप्लोमा वाले का। अगर आप बीटेक वाले कैंडिडेट हैं तो आप डिग्री किए होंगे, तो आपको यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो आपके हिसाब से माइनिंग सरदार का क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको वही सेलेक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पे या तो +2 दिया होगा, या डिप्लोमा दिया होगा, या डिग्री दिया होगा। इसको छोड़ के कोई डिग्री नहीं दिया है, इसका मतलब यही हुआ कि आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा कीजिएगा। अगर 10th करने के बाद 12 करने के बाद डिप्लोमा किए हैं तो भी डिप्लोमा चूज़ करना है आपको। अगर डिप्लोमा किए हैं बेसिकली तो डिप्लोमा करिएगा। मैक्सिमम जो आपका मिनिमम मतलब जो है वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए थे वो आपका मर्जी है, लेकिन आपको यही चूज़ करना है। ये वाला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरमीडिएट का डिटेल यहाँ पे डालना है, 12 क्लास का डिटेल डालना है। क्या डिटेल? सेम है, नेम ऑफ द बोर्ड जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको सब्जेक्ट लिखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है भैया। आप साइंस लिए हैं तो क्या यहाँ पूरी साइंस भरिएगा? नहीं, साइंस नहीं, साइंस में कुछ सब्जेक्ट होगा ना आपका, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ऐसे कर करके आप शॉर्ट में लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ये कॉमा दे के लिख सकते हैं, स्पेस दे के लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट में लिखेगा। हिंदी लिए थे तो HIN लिख सकते हैं, ठीक है। साइंस लिए थे तो SCI लिख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री था आपका CHEM लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स लिए थे PHY लिख सकते हैं। ऐसे करते हुए आपको बढ़ना है। इसमें सब्जेक्ट का कम्बिनेशन लिखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। चलिए, कॉमर्स में भी कुछ ना कुछ पेपर होगा तो उसको आप यहाँ शॉर्ट में लिखते जाइएगा स्पेस देते हुए, उसी तरह से। ईयर ऑफ पासिंग ये बताने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज मार्क्स 12 क्लास में बेसिकली परसेंटेज में ही आता है। आपको बेस्ट 5 सेलेक्ट करना होता है, जिसमें इंग्लिश मैथ सब इंक्लूड करना होता है, ठीक है। अगर कॉमर्स सेक्शन है तो जो आपका कॉमर्स का पेपर है वो इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा करते हुए 5 आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता ही होगा, है ना। 5 का परसेंटेज निकाला जाता है 12 में, 10th में 6 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिप्लोमा का डिटेल, डिप्लोमा किए हैं तो इसका डिटेल को फुल कर सकते हैं। डिप्लोमा का नाम क्या है, तो यहाँ सेलेक्ट जब आप कीजिएगा, ठीक है, तो आपके सामने जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा लैग कर रहा है, वही मिडिल क्लास फैमिली। तो देखिए यहाँ डिप्लोमा का नाम है, आप डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिएगा। स्पेशलाइजेशन यहाँ जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। माइनिंग इंजीनियरिंग है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिएगा, स्पेशलाइजेशन अपना सेलेक्ट करके माइनिंग इंजीनियरिंग। ईयर कौन सा पास किए हैं, परसेंटेज क्या था, परसेंटेज कौन सा भरेंगे, तो फाइनल ईयर में जो आता है, फाइनल मार्कशीट जो होता है आपका, उसका परसेंटेज डाला जाता है, ठीक है। फाइनल मार्कशीट का जो परसेंटेज होता है वही डाला जाता है। अगर बोर्ड में भी हैं आप, अलग अलग टाइप का बोर्ड है तो उसमें भी वही डाला जाता है, ठीक। अब बात करते हैं UG कोर्स का डिटेल। तो भैया अगर आप UG नहीं किए हैं तो आपको ये वाला पूरा छोड़ देना है, आपको इसको नहीं भरना है। मतलब अगर आप UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट किसको कहते हैं भैया? आप BSc किए हैं आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप BA किए हैं आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप डिप्लोमा किए, सॉरी डिप्लोमा बोल रहे हैं, आप बीटेक किए हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है। अगर बीटेक वगैरह किए तो इसको भरिए, नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ स्टार मारा हुआ नहीं, आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है सर्टिफिकेट का डिटेल।
तो सर्टिफिकेट का डिटेल भरना है। क्या वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, यस या नो। अगर यस कीजिएगा भर पाइएगा, नो कीजिए नहीं भर पाइएगा, यहीं से आपका खेला खत्म हो जाएगा। तो यस करना आपको बेसिक। फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, यस या नो। यस कीजिएगा भर पाइएगा, नो कीजिएगा खेला ख़त्म। तो आपको भरना है यस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ भी यस करना है और यस करने के बाद लास्ट में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अगला स्टेप पे बढ़ गए हैं। अगला स्टेप जो है इसमें आप फ़ी कटवाना है आपको। तो यहाँ एक्चुअली जो SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको फ़ी के बारे में नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि यहाँ देखिए SC/ST कैंडिडेट है ये, और वो SC/ST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को और वोमेन कैंडिडेट को फ़ी से एजम्पशन दिया गया, छूट दिया गया। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट जो है उसका इसमें कहा गया है कि SBI MOPS मोड से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको पेमेंट करना है। UPI का भी ऑप्शन शायद आ रहा होगा। जब पेमेंट मोड आप क्लियर कर लेंगे, पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, उस कंडीशन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप पहले से रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें दिखा रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 1 से 1.5 मिनट के बाद ये जो पेज है वो रिफ्रेश होता है। तो हो सकता है कि आप अगर साथ ही साथ काम करेंगे कि लिखते जा रहे हैं, नंबर कैलकुलेट करते जा रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, मेरा जो पर्सनल तजुर्बा रहा है फॉर्म भरने के टाइम, सबसे पहले 10th क्लास का, 12 क्लास का, अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का, अगर बीटेक किए हैं तो बीटेक का। इसका क्या करना है, इसका आपको सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग लिख लेना है। कोई कॉपी एक निकाल के कॉपी में लिख लेना है कि कौन से ईयर में आप पास किए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखिएगा, 10th का नहीं मांगा है लेकिन 12 का सब्जेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, साइंस था, ये सब चीज़ आपको लिख लेना है। और टोटल परसेंटेज 10th का भी, कौन सा ईयर में पास किए हैं वो वाला, परसेंटेज कितना था वो वाला, और कौन सा बोर्ड था वो वाला, वो तीनों चीज़ कॉपी में लिखते जाइएगा। 12 का भी सेम वही चीज़ लिखना है, कितना परसेंट था, कौन सा ईयर में पास आउट हुए थे, कौन सा बोर्ड था, और इसमें सब्जेक्ट भी आपको लिखना है। डिप्लोमा में भी कौन सा ईयर में पास आउट किए थे, कितना परसेंटेज था आपका, ठीक है, और कौन सा बोर्ड था, ये चीज़ भी आपको लिख के रखना है। बीटेक भी किए हैं तो वो चीज़, ये सब चीज़ एक कॉपी में एक जगह लिख के रखिएगा। ये पहला काम कीजिएगा। दूसरा काम ये कीजिएगा कि अगर मोबाइल में फॉर्म भर रहे हैं तो सब फॉर्म का जो PDF बनाइएगा, आप PDF बनाइएगा, वो PDF कोशिश कीजिएगा कि 200 से 250 KB का हो, ठीक है। मतलब 1 MB से कम बेसिकली बोला है, तो उससे कम का होना चाहिए, ठीक है। ये इसके आसपास में रहे 200, 250, 300 तो आराम से हो जाएगा अपलोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब PDF बनाइएगा तो PDF का नाम लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गैस टेस्टिंग का जो डॉक्यूमेंट है उसका PDF बनाया है तो गैस टेस्टिंग PDF ऐसा करके लिख लीजिएगा, ताकि जब आप फाइल्स को सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आपको दिखाएगा नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसमें नाम ही पढ़ के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिखा रहेगा तो बहुत सुविधा होगा। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे भर रहे हैं तो डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना के रख लीजिएगा, उसी में सारा डॉक्यूमेंट PDF बना के पहले रख लीजिएगा, ठीक है। पहले ये सब काम कर लीजिएगा, जितना खुजरा खुजरी वाला काम है, ताकि आपको झमेला नहीं हो। क्या क्या है करना, एक कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखना है, जो कि 3 हफ्ता से पहले का नहीं होना चाहिए। 3 हफ्ता से पहले का रहेगा तो दिक्कत है क्या, जी दिक्कत हो सकता है। अगर उसमें डेट ऑफ फोटोग्राफी लिखा हुआ है तो दिक्कत हो सकता है। अगर डेट ऑफ फोटोग्राफी नहीं लिखा हुआ है और चेहरा आपका बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि निब्बा निब्बी वाला फ़ोटो दे दीजिएगा, मतलब बचपन का फ़ोटो दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अभी आसपास का है और नाम नहीं डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। बट अगर उसमें नाम डाल दीजिएगा या अपना डेट ऑफ फोटोग्राफी डाल दीजिएगा, अच्छा आजकल मोबाइल में भी एडिट हो जाता है, आप आराम से डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर करना है ब्लैक पेन से और रनिंग हैंड में करना है, मतलब कागज़, एक सादा कागज़ लेना है, उस पर साइन कर लेना है, उसका फ़ोटो खींच के रख लेना है, उसको कंप्रेस करके रख लेना है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के तौर पे देना है। सर्टिफिकेट का मतलब देखिए, जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी हो सकता है और रिजल्ट है वो भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण देना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ स्पष्ट साफ साफ दिखाई दे, उस डॉक्यूमेंट को आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। 12 क्लास का जो सर्टिफिकेट है, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट है, उसको भी लगा सकते हैं, मार्कशीट है उसको भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ग्रेजुएट है, बीटेक वगैरह किए हैं, BSc वगैरह किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या डिप्लोमा किए हैं
तो उसका सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी आपको बना के रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको भी आपको बना के रखना है, ठीक है ना। देन यहाँ पे बोला स्कैन कॉपी जो है माइनिंग सरदार और ओवरमैन का सर्टिफिकेट का जो स्टेचुअरी सर्टिफिकेट है उसका भी PDF आपको बना के रख लेना है पहले ही। गैस टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट है उसका भी आपको PDF बना के रख लेना है पहले ही। और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है उसका भी PDF बना के रख लेना है आपको पहले ही। बड़ा सारा लड़का लोग का सवाल है कि अगर मेरा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो क्या एक्सेप्ट होगा। तो देखो यार, ये आपका किस्मत पे है, ठीक है। एग्ज़ाम देने तक हो सकता है आपको ईमेल नहीं करे, एडमिट कार्ड निकाल दे, आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपडेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई उपाय नहीं है आपके पास, तो क्या कीजिएगा, लास्ट में आपको भरना ही है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको स्कैन करके डाल दीजिए। एग्ज़ाम देने का मौका मत छोड़िए, 1000 रुपये मत देखिए। जो 1000 रुपये के चलते एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा उस चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट अभी अप्लाई किए हैं, लिस्ट आया है, नहीं हो पा रहा है तो आप वेट कर लीजिए। अगर लिस्ट निकाला है DGMS तो आप वहाँ जाके पता कीजिए, PDF रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि एक PDF बनाने दे, फ़ोटो लेने दे, क्योंकि भेजा तो स्पीड पोस्ट ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भेजना ही पड़ेगा उनको। लेकिन आप अगर फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको PDF बनाने दे दिया जाए। अगर DGMS जाके आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको चांसेस मिल सकता है। अगर ये ओवरमैन सर्टिफिकेट भी आने वाला है, नहीं आया है तो जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब का PDF बनाइएगा, फर्स्ट एड का भी, गैस टेस्टिंग का भी और ओवरमैन सर्टिफिकेट का भी। PDF वही 200-250 KB, 300 KB, 500 KB के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है। और नाम लिख लीजिएगा सब में, ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो ओवरमैन सर्टिफिकेट नाम लिख के सेव कीजिएगा ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना है, वैलिड नहीं है तो क्या चल जाएगा? जी हाँ, अगर पुराना है तो शायद आपका नहीं चले, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो पहले हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए एक्सपायर हो गया है या प्रोविजनल डाल के अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, तो ये सब कंडीशन में चल जाता है। DV के टाइम आपको स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ झमेला होता है आपको। बाकी एग्ज़ाम वगैरह में अपियर होने में आपको दिक्कत नहीं होता। एग्ज़ाम में अपियर में देने में दिक्कत होगा अगर स्टेचुअरी सर्टिफिकेट आपका नहीं है या डिप्लोमा वाला का सर्टिफिकेट अगर नहीं अपलोड किए हैं तो उस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कीजिएगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। और लास्ट में कैप्चा को फिल कीजिएगा, ठीक है। और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे सबमिट, आई एग्री एंड सबमिट कर दीजिएगा। आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद फाइनली आपका फॉर्म फिलअप हो चुका होगा। फिर आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं देखने वाला हूँ ये सारे कमेंट को, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है इससे रिलेटेड बहुत सारा समस्या था, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी बैच बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया तो मैं कुछ उपाय करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। मैं क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि वीक में 3 दिन क्लासेस होगा, ठीक है। आपको PPT वगैरह सब मिल जाएगा क्लासेस का। जैसे जैसे क्लास ख़त्म होगा आपको नोट्स भी मिल जाएगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी है साथ ही साथ आपको मिलेगा। जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा आपका टेस्ट होते जाएगा, ठीक है। और टेक्निकल पोर्शन आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। टेक्निकल पोर्शन में कोल माइंस रेगुलेशन, माइंस एक्ट, माइंस रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, रेस्क्यू रूल, ये सब जितने भी टेक्निकल पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं वो आपका A to Z ख़त्म हो जाएगा। नॉन टेक्निकल का कुछ भी पढ़ाना मेरे बस का नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको सिर्फ टेक्निकल ही मैं पढ़ा पाऊँगा। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कीजिएगा, कॉल वगैरह प्लीज़ मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपका कॉल उठा भी नहीं पाऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।